डॉक्टर खान सर ग्लोबल स्टडी चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज मैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में जीएस पेपर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी को डील करूंगा और इस सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी। और इस क्लाइमेटोलॉजी ब्रांच में स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से हम लोग आज फाइनली मूव करेंगे, देखते हैं यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आसमान के बारे में हमें स्टडी करना है। अगर ये कॉमन लैंग्वेज में इस बात को समझें तो हम देखते क्या है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आइए इस आसमान को हम लोग देखते हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स और एक ज्योग्राफर के पर्सपेक्टिव से, न कि एक कवि के रूप में। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जस्ट लाइक एक ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है उस प्रोसेस से हमें समझने की जरूरत है। हमारी जो बॉडी है या हमारी जो शरीर है, इसकी संरचनात्मक जो विकास है उसको पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। सिमिलर तरीके से एटमॉस्फेयर को हमें भी एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिस्टमैटिक वे से स्टडी करने के लिए ज्योग्राफर एंड अनदर एक्सपर्ट ने इसको क्लासिफाइड किया है इनटू डिफरेंट लेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, on the basis of chemical. On the basis of temperature, it has been classified into 4 different layers. First one is troposphere, second one is stratosphere, third one is mesosphere, and fourth one is thermosphere. Whereas on the basis of chemicals, it has been classified into 2 parts, 2 layers, that is homosphere and second one is heterosphere. यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग दो तरीके से डील करेंगे, यानी दो तरीके से सिस्टमेटिक इसका स्टडी किया जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो स्टडी करने का तरीका है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, व्हिच हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर एज द फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर. Whereas on the basis of chemical characteristics, it has been divided into 2 parts. First one is a homosphere, second one is a heterosphere. ट्रोपोस्फेयर जो पहला लेयर है, हम इसके बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन का बेस तो आपको समझ में आ गया। अब एग्जामिनर यानी यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस चीज को भी समझना है। उसको हम लोग पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे, लेकिन हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करते हुए चलना है और यह भी देखना है
कि कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम में अभी तक क्या देख रहे थे, यानी ट्रोपोस्फेयर पार्ट को हम लोग डील करने से पहले एक बार डायग्राम को समझना जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा होगा आपको, लेकिन एक एक माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करो, इसमें हर एक चीज रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अदरवाइज आप इसको एक राइटअप फॉर्म में जब जाएंगे देखेंगे तो थोड़ा सा कंप्लीट आपके लिए लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इससे बेटर है किसी चीज को डायग्राम के थ्रू समझना ज्यादा इजी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, 4 डिफरेंट लेयर को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट लेयर आपका ट्रोपोस्फेयर दिखाया गया, सेकंड स्ट्रेटो, थर्ड मेसो, फोर्थ थर्मोस्फेयर। ये जो दिखाया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है, और इसका सीक्वेंस देख रहे हैं कि पहला जो अर्थ सरफेस है ये रिप्रेजेंट किया गया, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे हम लोग पहला जो लेयर देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का, वो क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, फोर्थ। ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर क्लासिफाइड इन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 16 kilometer up to the from sea level, from the below the sea level up to 16 kilometer height. First layer is known as a troposphere, and second layer, that is from 16 kilometer to 50 kilometer, is a stratosphere. After that, from 50 kilometer to 80 kilometer is known as a mesosphere. From 80 to 1000 kilometer is considered a thermosphere. Thermosphere is further classified into two different layers, that is lower part of the thermosphere known as the ionosphere and upper part is known as exosphere. क्लियर? तो ये आपका बेसिकली सीक्वेंस समझ में आ गया। सीक्वेंशियल ऑर्डर पे अभी तक यूपीएससी में 1998 में यूपीएससी में सीक्वेंशियल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। देन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ वाइज पूछा गया, हाइट इन एल्टीट्यूड व इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में पूछा गया, या दूसरा सीक्वेंस देखा गया। तीसरे तरीके से क्वेश्चन क्या लोअर मोस्ट पूछते हैं। लोअर मोस्ट लेयर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या समझा कि हाइट के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को सीक्वेंस में सेट किया जा रहा है। अब इन सब चीज को समझने के बाद हम लोग फर्स्ट लेयर के बारे में स्पेसिफिक वे में स्टडी करेंगे, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। यानी हमें हर एक अलग अलग लेयर का क्लासिफिकेशन जो किया गया है माइक्रो लेवल पे इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा चुके हैं अब तक और आगे करे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते क्या है कि हम लोग ये जो ट्रोपोस्फेयर देख रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है इस लाइन से लाइटनिंग, इधर क्लाउड दिखाया, क्लाउड से मैंने रेनफॉल रिप्रेजेंट है, इधर साइक्लोन दिखाया गया, देन आफ्टर इधर माउंट एवरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है, देन इधर फ्लाइट को नेशनल फ्लाइट दिखाया गया है। क्लियर? तो ये 16 किलोमीटर का हाइट के बीच में ये सब फिनोमेना हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये अर्थ सरफेस पे हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर फर्दर लेफ्ट साइड ये माइनस में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। ये लाइनें बेसिकली क्या दिखाई गई हैं, टेम्परेचर का ऑर्डर दिखाया गया कि जैसे जैसे अपवर्ड मूव कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, इट मींस 40 के नियर अबाउट पहुंच रहा है, देन फर्दर ये इंक्रीज करने लग रहा है, ये इंक्रीज करते जीरो यानी जीरो के अराउंड ये पहुंच रहा है। फर्दर दैट हम लोग क्या देखते हैं कि फिर ये डिक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज करते हुए -80 to 100 किलो यानी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस कर जा रहा है। किस लेयर में मेसोस्फीयर। फर्दर देख रहे हैं हम लोग ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है ऑनवर्ड्स, यानी थर्मोस्फीयर में एक्सोस्फीयर पे ऑनवर्ड्स ये 2000 अप टू 2000 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज है। तो ये जो लाइनें आपको दिखाई जा रहा है ये टेम्परेचर का ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि कब ये अप यानी इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, ओवरऑल यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग इस पार्ट में ये चीज देखते हैं आगे कि क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होने के बाद हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती और कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछने की पॉसिबिलिटीज है, और उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोरिलेट होंगे इससे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट लेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट लेयर, ये ऑप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं जो चारों लेयर में बता रहा हूं, और इसको हॉटनेस और कोल्डनेस के रीजन में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा विद कॉन्सेप्ट
ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। देन आफ्टर इसके बारे में ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, ओजोन लेयर के रिप्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंस पूछा गया, ओजोन लेयर के स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पर है, ओके, ओजोन लेयर्स में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, ओजोन लेयर का क्या रोल है एट प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग के लिए, या पूरे एटमॉस्फेयर में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, इस चीज को देखना है। इसके साथ हम अरोरा बोरियालिस, अरोरा एस्ट्रालिस फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, वो चीजें कहाँ पे लोकेट है और ये क्यों होती हैं। और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग आयोनोस्फेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को देखेंगे। मेट्रॉइड बर्निंग हम लोग फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, उस चीज को भी समझना है हमें। फिर फर्दर हमें और ये चीज देखना है कि फ्लाइट का मूवमेंट जो होता है यानी प्लेन का, वो उनका स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों हम लोग फ्लाइट का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी फर्दर हम देखेंगे कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल फ्लाइट का मूवमेंट अलग अलग रेंज में किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। फर्दर हम लोग क्या देखते हैं कि डायग्राम में, फर्दर हम लोग इस डायग्राम में क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो आपको ये लेयर, ये जो पोल साइड और इक्वेटर साइड ट्रोपोस्फेयर का हाइट का रिप्रेजेंटेशन जो है, इस साइड मैक्सिमम है इस साइड मिनिमम है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी रोल हम लोग देखेंगे। और इसके बाद एक स्पेशल लाइन आपको दिख रहा होगा करमान लाइन, ये करमान लाइन है क्या बेसिकली, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे। ट्रोपोस्फेयर बेसिकली क्या है, इट्स एवरेज, इट्स एवरेज एट इक्वेटर 16 किलोमीटर, एट पोल 8 किलोमीटर। इसको कहीं कहीं 18 टू 20 किलोमीटर दिखाया गया है, इसको कहीं कहीं आपको 9 टू 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है इसको भी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्राम में क्या देखा था, ठीक, डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि ये 16 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर रिप्रेजेंटेशन इस साइड है, क्लियर। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है 16 किलोमीटर है आइडियल कंडीशन में, और पोल पे 8 किलोमीटर इन आइडियल कंडीशन। लेकिन ये 18 और 20 किलोमीटर बेसिकली रीजन टू रीजन वेरी कर रहा है, प्लस सीजन टू सीजन वेरी कर रहा है। जब हम रीजन टू रीजन और सीजन टू सीजन प्लस करेंगे यानी कंसिडर करेंगे, तब इसका जब हम सम अप करके एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हाइट पूरे ट्रोपोस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस क्या निकल आएगा, 15 किलोमीटर। मोस्ट ऑफ द बुक में आप देखेंगे 12 किलोमीटर, जो कि वो एक आइडियल कंडीशन मानते हैं। 8 टू 16 प्लस इसको सम अप करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल के 12 किलोमीटर दिखाते हैं। ओके, तो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दोनों का कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि 12 किलोमीटर जो एवरेज हाइट दिखाई जा रहा है वो आपका एक आइडियल कंडीशन लिया गया है, और जो ये 15 किलोमीटर दिखाया जा रहा है ये एक आपका रीजन प्लस सीजन, यानी समर सीजन में कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर की हाइट इंक्रीज करेगी, विंटर में डिक्रीज करेगी, और ये डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वेरी करेगा। तो इस हिसाब से ये 18 टू 20, 9 टू 10 ओवरऑल इसका सम अप करने 50 किलोमीटर। तो ओवरऑल हमें ये चीज माइक्रो लेवल में ऑब्जर्व करना है, किलोमीटर प्लस माइनस होता रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रोपोस्फेयर के बारे में, इट इज द मोस्ट सॉरी it is the lowest layer of the atmosphere। डेफिनेटली हमने इस चीज को डायग्राम में ऑब्जर्व किया है अभी तक क्लियरली। ये फर्स्ट लेयर है, सॉरी ये फर्स्ट लेयर है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ फर्स्ट लेयर आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इसको हम लोग लोवेस्ट मोस्ट लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे और भी फर्दर लेयर है जो हाइट में रिप्रेजेंट किए गए हुए। तो इसके बारे में अभी तक समझ में आया, इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑल वेदर फिनोमेना एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ऑल
वेदर फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, लाइटनिंग, थंडरिंग, रेनफॉल, फॉग, ड्यू, साइक्लोन, ये सब फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये यानी वे ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से ही ये आपका क्या नाम लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस लेयर को बोला जाता है, लाइफ सपोर्टिंग लेयर। तो समझ में आ गया। ट्रोपोस्फीयर जो हमने डायग्राम में ऑब्जर्व किया, डायग्राम में ऑब्जर्व करने के बाद उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने क्या देखा है कि इस लेयर में आपका ऑल वेदरिक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। ऑल वेदरिक फिनोमेना हमने क्या देखा है कि लाइटनिंग, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, ये सब होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल एग्जिस्ट कर, और रेनफॉल की वजह से ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट करता है। रेनफॉल ह्यूमिडिटी के वजह से कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये एक तरह के फेवरेबल इन्वायरमेंट डेवलप करता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। यानी हर एक लिविंग बींग, चाहे वेजिटेबल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर का जो रोल दिख रहा है वो किसी अनदर स्फेयर में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट बढ़ जाती है, फिर मेसोस्फेयर फर्दर बढ़ती है। वहां उन लेयरों में क्या देखने को मिलता है कि ड्राई एयर प्रेजेंस रहता है, जबकि इस वाले लेयर में लोएस्ट मोस्ट रहता है। इवापोरेशन प्रोसेस होने के बाद ह्यूमिडिटी रहती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट कर रही है। क्लियर यहां तक। इसके बाद हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखते हैं, इट्स हाइट फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर, one season to another season। कि समर सीजन में ट्रोपोस्फेयर की हाइट इंक्रीज कर जाएगी, विंटर में डिक्रीज कर जाएगी एट डिफरेंट लोकेशन, एट डिफरेंट लोकेशन। क्लियर। यानी जो वेरिएशन हम लोग हाइट में देख रहे हैं, उसका क्या रीजन है कि सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है। क्लियर। इसी के साथ साथ जो एवरेज टेम्परेचर है इसका, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या है आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड एट 16 and 8 किलोमीटर हाइट। क्लियर। ट्रोपोस्फेयर की यानी हम लोग देख रहे थे डायग्राम में, डायग्राम में 16 किलोमीटर हाइट पे आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब मैंने ये बताया कि इट्स हाइट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, यानी इक्वेटर ये है, इक्वेटर साइड से पोल की तरफ हाइट डिक्रीज कर रही है। ये जो डिक्रीज कर रही है डिफरेंट सीजन में और डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है। अब इसे ये वेरिएशन इन थिकनेस, इसको हम थिकनेस यानी वेरिएशन इन थिकनेस या लेंथ इन ट्रोपोस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। रीजन ऑफ वेरिएशन इन थिकनेस, थिकनेस रीजन ऑफ वेरिएशन इन थिकनेस, यानी 16 किलोमीटर से 12 किलोमीटर हो जाए, 16 से 18 हो रहा है, 20 हो रहा है ना, 8 से 10 हो रहा है। ये फ्लक्चुएशन जो है ट्रोपोस्फेयर का क्यों हो रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसका रीजन है कि मैक्सिमम इंसुलेशन, मैक्सिमम इंसुलेशन
एट इक्वेटर, ग्रेविटेशन फोर्स maximum at is maximum at pole and centrifugal force is maximum at equator ओके। तो ये थिकनेस जो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्या कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेसिकली ये बताया जाता है कि अर्थ सरफेस पे इक्वेटोरियल रीजन में इंसुलेशन हीट मैक्सिमम रिसीव करते हैं हम लोग। जब मैक्सिमम हीट रिसीव करते हैं तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इस एरियाज में अर्थ सरफेस बेसिकली वार्म अप हो जाता है। वार्म अप प्रोसेस बेसिकली क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो आ रहा है हर सरफेस पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये बैकवर्ड जर्नी करती है। जब बैकवर्ड जर्नी करती है इसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो चल रहा है, इनकमिंग रेज जब आउटवर्ड जर्नी करती है और सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद बैकवर्ड जर्नी करती है, ये बैकवर्ड जर्नी से ही पूरे तरीके अर्थ का एटमॉस्फेयर का यानी जो लोअर पार्ट है यानी ट्रोपोस्फेयर हीट अप हो जाता है। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये इक्वेटर पे ये फिनोमेना मैक्सिमम पाया जाता है क्योंकि वर्टिकल सन्स रेज होती है। जब वर्टिकल सन्स रेज इक्वेटर रीजन में होते हैं मैक्सिमम हीटिंग होती है अर्थ सरफेस। मैक्सिमम हीटिंग होने के बाद यहाँ पे एयर एक्सपैंड करती है और लाइटर हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है। एज ए रिजल्ट ये अपवर्ड जर्नी करने लगती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट। तो अब क्या देख, कन्वेक्शनल करंट जनरेट हो जाती है और ये वार्म अप की वजह से हो रही है, जिससे कि पूरा लेयर एक्सपैंड करती जा रही है। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि इस एरिया में कन्वेक्शनल करंट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा आपका लेयर एक्सपैंड करके अब मैक्सिमम 16 टू 18 किलोमीटर हाइट तक पहुंच जाती है। अब क्या नाम है कि यही फिनोमेना यानी इंसुलेशन वाली जो बात कर रहे हैं, ये फिनोमेना पोलर एरियाज में बेसिकली लेस होता है। यानी हीट बेसिकली क्या होता है? लेसर फॉर्म में रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेशन वर्टिकल पड़ रहा था इक्वेटर पे, वहां पे स्लैंटिंग पड़ती है यानी तिरछे पड़ती है। तो एज ए रिजल्ट लेस हीट है, इट मींस कोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जब कोल्ड जब एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां के एयर एक्सपैंड कम करता है और वो डेंस होता है, कोल्ड हैवियर नेचर का होता है। एज अ रिजल्ट वहां डिसेंडिंग एयर होगा। तो इक्वेटर पे असेंडिंग लेयर हम लोग एयर देख रहे हैं और पोलर एरियाज पे डिसेंडिंग एयर देख रहे हैं। तो असेंडिंग एक्सपैंड कर रहा है, डिसेंडिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ की हाइट 16 किलोमीटर हो जाए, यहाँ की हाइट 8 किलोमीटर हो गया। फर्स्ट रीजन समझ में आ गया किससे? ये मैक्सिमम इंसुलेशन एट इक्वेटर वाले पॉइंट से। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल। अर्थ सरफेस पे नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है किसी चीज को अपने पर, यानी कंट्रोल करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो भी इन्वेलप आपका गैसियस चैम्बर डेवलप्ड है यानी एटमॉस्फेयर, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि अपवर्ड जर्नी कम होगी, कंट्रैक्ट होगी। कंट्रैक्ट होते इट मींस कि हाइट लेस होगी पोलर एरियाज में। क्लियर? यानी 8 किलोमीटर का रीजन समझ में आ गया, जो आपकी हाइट कम है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर? यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नाम है? इक्वेटोरियल रीजन में यानी मिडिल रेंज में आपका क्या होता है कि मिनिमम होता है। अब क्या ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, यानी जस्ट इसके अपोजिट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या देखा? मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम एट पोल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो फोर्स काम करता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। अगर हम किसी चीज को खींचेंगे तो उसका रिएक्शन जो होगा वो भी अपने आप को अपने तरफ पुल करेगा, तो दोनों में एक बैलेंसिंग नेचर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स अपोजिट साइड लगा इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपवर्ड है मैक्सिमम है। तो यानी जो एयर राइज कर रहे हैं उसको फर्दर
यानी एक सपोर्टिंग आपका फोर्स काम कर रहा है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी इसको और अपलिफ्ट करता जा रहा है, यानी और एक्सपैंड होता जा रहा है। क्लियर? तो ये ओवरऑल इसकी हाइट मैक्सिमम ये हो जाती है। क्लियर यहां तक? तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, एवरेज टेम्परेचर क्या नाम है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका हाइट का थिकनेस वेरिएशन का रीजन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, फर्दर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में यानी ट्रोपोस्फेयर में क्या देखते हैं कि ट्रोपोपॉज एक वर्ड यूज किया गया है, ट्रोपोपॉज मींस मिक्सिंग स्टॉप एबव ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? जो डायग्राम में आपने देखा था अभी तक क्या है, ये जो आपका डिमार्केशन दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पॉज वर्ड यूज किया गया, यानी हर एक दो यानी एक स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो डिमार्केशन बाउंड्री होगी जिसको हम लोग पॉज वर्ड यूज करते हैं। तो पहला ट्रोपो है तो ट्रोपोपॉज हो जाएगा, या स्ट्रेटोपॉज हो जाएगा, या मेसोपॉज होगा, आगे इसे थर्मोपॉज होगा। तो ये पॉज वाला जो एरिया दिख रहा है, यानी ये जो आपका दिख रहा है ब्लैक से जो इंडिकेट किया गया है, इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है। अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है इक्वेटर से पोल के ऊपर डिक्रीज कर रहा है, और क्यों कर रहा है इसके बारे में समझ में आ गया। सेकंड क्या है कि ये जो हाइट डिक्रीज करने के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यूपीएससी या अनदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या है कि इस हाइट पे यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड हाइट यानी 16 किलोमीटर हाइट के बाद जो ट्रोपोपॉज एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो ट्रोपोपॉज वाला एरिया आएगा, इस एरियाज में पूरी तरीके से इस एरियाज में टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है, यानी -40 है ये ट्रोपोस्फेयर तक। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अनदर जो एक डिमार्केशन बाउंड्री है जिसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ट्रोपोपॉज की थिकनेस 1.5 किलोमीटर है। इस 1.5 किलोमीटर के बीच का जो रेस यानी इक्वेटर से लेकर पोल तक है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है। इक्वेटर पे लोएस्ट मोस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है इन ट्रोपोपॉज। क्लियर? वहीं पोलर एरियाज में लोवेस्ट मोस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? जाहिर सी बात है आपको ये चीज बड़ा ऑड लग रहा होगा, क्योंकि पोलर एरियाज पे एक्सट्रीम कोल्ड एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर होगा वो भी एक्सट्रीम कोल्ड होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इक्वेटोरियल रीजन में है। तो ऐसा क्यों, इस बात को समझना। बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर, मिक्सिंग स्टॉप वाले रीजन में मैंने बताया कि एट इक्वेटर पे समझना। एट इक्वेटर क्या है, एट इक्वेटर पे यानी ट्रोपोपॉज में एट इक्वेटर पे टेम्परेचर -65 डिग्री सेंटीग्रेड है। एट पोल पे क्या है, एट पोल पे ये -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो पोल पे तो पोलर कोल्ड एरिया एग्जिस्ट करता है, कोल्ड एरिया है ये। कोल्ड एरिया पे तो टेम्परेचर माइनस में और जाना चाहिए था, यानी ये चीजें यहां होनी चाहिए थे और ये यहां होनी चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आप समझना। 45 डिग्री सेंटीग्रेड -45 डिग्री सेंटीग्रेड पोल पे है और -65 डिग्री इक्वेटर पे है। तो इस बात को समझना कि जो हाइट हम लोग 16 किलोमीटर देख रहे थे, ठीक, यानी ये है 16 किलोमीटर आपका है और ये 8 किलोमीटर है। क्लियर? ये इक्वेटर एरिया है और ये पोल एरिया है। तो इस एरिया में जो टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन है, इस एरिया में क्या है -65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इस एरिया में -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्लियर? तो जबकि ये हमें क्या दिख रहा है, कोल्ड एरिया है, पोलर एरिया, तो टेम्परेचर और माइनस में जाना चाहिए थे, -45 बार 60 -80 -100 जाना चाहिए था, लेकिन ये -45 तक ही है और इस एरिया में -65 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग NLR बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्या हुआ कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर किलोमीटर, यानी 6 जैसे जैसे हम अपवर्ड जर्नी करेंगे इक्वेटर में से 16 किलोमीटर पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा,
जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट्स और पॉजिटिव लैप्स रेट्स। ओके, तो ये पॉजिटिव लैप्स रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पे 16 किलोमीटर हाइट पे ये माइनस मैक्सिमम रिसीव -6.5 डिग्री, और जबकि पोल एरियाज पे 1 किलोमीटर हम कम ट्रेवल कर रहे हैं, टेम्परेचर 16 किलोमीटर 8 हाफ है, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 6.5 से जो अचीव करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करके ऑलमोस्ट 45 एंड 50 किलोमीटर माइनस माइनस में हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि अपवर्ड जो जर्नी कर रहे हैं, अपवर्ड जर्नी करने में क्या नाम है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करने के क्या फिनोमेना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू। तो एज ए रिजल्ट इक्वेटर मैक्सिमम हम लोग ट्रेवल करते हैं, इसकी वजह से ट्रोपोपॉज में इक्वेटोरियल रीजन में -65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जा रहा है, जबकि इक्वलर एरियाज -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए। तो ओवरऑल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज और इंपॉर्टेंट समझना है, समझना ये है कि इस डायग्राम में इस चीज को देखना, -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, अब इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 100, इधर 300 200, तो ये इक्वेटर पे जो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से सडनली हम लोग 16 किलोमीटर जाने के बाद -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिसीव कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग टू हो रहा है। इट मींस कि अर्थ सरफेस का जो लोअर लेयर है, ये पूरा अर्थ सरफेस है, ये हीटिंग प्रोसेस डायरेक्टली नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्टली होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है। लेकिन क्या केस है कि अर्थ सरफेस पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैक्सिमम है इन कंपेरिजन टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी यहाँ का जो हीटिंग प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की इस बात को समझना है कि सभी एवरेस्ट पे मोर और लेस, यानी एवरेस्ट जस्ट लाइक एवरेस्ट अनदर इंपॉर्टेंट जितने भी पीक्स हैं, समिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वर्ल्ड के, वहां पे कहीं ना कहीं आइस या ग्लेशियर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, स्नो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो ऐसा क्यों, जाहिर सी बात इंसुलेशन जो आ रहा है कहीं ना कहीं उसको मेल्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इट मींस कि ये क्रॉस क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो रहा है। तो समझना इस बात की नेचुरली परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ग्लेशियर, तो जो रेज आ रही हैं वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। तो फिर कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये क्रॉस क्वेश्चन आपके लिए एग्जिस्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि माउंट ग्लेशियर, यानी आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जितने भी ग्लेशियर वो परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इनकमिंग रेस से आपका अर्थ सरफेस का लोअर पार्ट हीट अप होता है, तो पहले तो 8 और 9 किलोमीटर हाइट पे एक्सप्रेशनली 8848 मीटर आपके क्या नाम है हाइट है माउंट एवरेस्ट की, तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर अबव द प्लेन एरिया नहीं अबव द सी लेवल है। तो अबव द सी लेवल जब 8 किलोमीटर हाइट पे है, तो इंसुलेशन जो आ रहा है रेस पहले उस पर स्ट्राइक करेगी, तो मैक्सिमम हीट एनर्जी रिसीव करेगी, जब मैक्सिमम हीट एनर्जी करेगी रिसीव, तो मेल्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा। इट मींस के हीटिंग प्रोसेस ये डेफिनेटली आपको डिफाइन कर रहा है कि इनकमिंग से नहीं है, ये आउटगोइंग प्रोसेस है। इनकमिंग से होता है तो डेफिनेटली ये नेचुरल तरीके से जो परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है नहीं करता। यहां तक समझ, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ओवरऑल आउटगोइंग से ही इस एरियाज में टेम्परेचर यानी वार्म अप हो रहा है। पहले यहाँ आएगा स्ट्राइक, किया स्ट्राइक करने के बाद जब बैक रेडिएट होने लगेगा तो ये पूरा हीट होगा। तो हीटिंग प्रोसेस में बैक रेडिएशन में एक बात और इंपॉर्टेंट समझना, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने, जैसे अपने घर में यूटेंसिल्स यानी बर्तन में जो आप पानी गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि नीचे से हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका पहले यहाँ पे मैक्सिमम हीट होता है, इसके बाद धीरे 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 ये हीट ट्रेवल अपवर्ड करता है, तब जाके इस एरिया में भी वार्म अप होता है। इन दोनों में जब कंपैरिजन देखेंगे तो लोअर लेयर बहुत मैक्सिमम हीट होता है, इस एरिया अपर एरिया में कम होता है कंपैरेटिवली इसके लोअर और अपर पार्ट में। हीटिंग पूरे फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम का समझ आप समझना कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हीट एक ही सोर्स है, बेसिकली ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जब वार्म होती हैं, यानी जो हीट एनर्जी है, तो वो ट्रेवल अपवर्ड करते हैं। जब ट्रेवल अपवर्ड करती है यानी अपर पार्ट को जब वाटर को गर्म करती है, तो उससे हीट रिलीज होता है, यानी लॉस होता है ट्रेवलिंग प्रोसेस में। जब ट्रेवलिंग प्रोसेस में हीट लॉस हो रहा है, तो पूरा जो अपर पार्ट का जो पानी का गर्म कर रहे हैं वो थोड़ा सा ठंडा रहता है इनका मतलब नीचे के एरिया से। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा गर्म यहाँ है, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है।
यही चीज आपके इस ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। पहले यहाँ नीचे से जब आउट गोइंग होगा तो वार्म ज्यादा होगा, सबसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, यानी ट्रेवल कर रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस होते होते तो इस एरिया में यानी नॉर्मल लाइफ रेट के अकॉर्डिंग टू इनके एनर्जी रिड्यूस होते जाएगा। एज अ रिजल्ट 16 किलोमीटर हाइट पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड एरिया यानी टेम्परेचर रिसीव कर लेता है पूरी तरीके से। यानी वार्मिंग प्रोसेस क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट यानी राइज कर रहा है। कन्वेक्शनल करंट जब राइज करेगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अपवर्ड कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, और एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो नॉर्मल लाइफ रेट्स के अकॉर्डिंग होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये ओवरऑल ट्रोपोस्फेयर के स्पेसिफिक फिनोमेना को हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया। ठीक, यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि ट्रोपोपॉज वाले एरिया में ठीक टेम्परेचर यानी इक्वेटर पे मिनिमम था और पोल पे उसके कंपेरिजन में मैक्सिमम था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी पूछा जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोबल स्टडी। ग्लोबल स्टडी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि लोअर पार्ट ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के लोअर पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, इसको कैसे कंडक्ट करते हैं। हम लोग फ्लाइट देखते हैं यानी एरोप्लेन का मूवमेंट देखते हैं। एरोप्लेन का मूवमेंट हम लोग ट्रोपोस्फेयर में अपर पार्ट में ले जाते हैं, लोअर में क्यों नहीं ले जाते हैं? तो क्यों नहीं ले जा रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर में हम लोग? नो फ्लाइट मूवमेंट, नो प्लेन नो फ्लाइट मूवमेंट। ओके, इन लो यानी नो फ्लाइट मूवमेंट इन लोअर ट्रोपोस्फेयर। इसका रीजन क्या है कि कन्वेक्शनल करंट एग्जिस्ट करता है, कन्वेक्शनल करंट एग्जिस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 12 टू 14 या 16 किलोमीटर हाइट तक। सेकंड क्या रीजन है कि जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करता है 6 टू 12 किलोमीटर हाइट पे। थर्ड क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, ये अप टू 12 किलोमीटर इन वर्टिकल फॉर्म। तो ओवरऑल ट्रोपो लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर में एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है, उस एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस की वजह से अवॉइड किया जाता है। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट हिंड्रेंस डेवलप्ड होता है, किसकी वजह से? एक तो कन्वेक्शनल करंट जो राइज कर रहा है करंट, ठीक है, एयर जो एक्सपैंड करके अपवर्ड जर्नी कर रहा था, मैंने बताया था कि यूटेंसिल में बर्तन में पानी गर्म करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स अपवर्ड होते हैं, सेम तरीके से एयर कंप्लीटली अपवर्ड जर्नी करती है। ये कंप्लीटली आपको 12 टू 14 किलोमीटर तक मैक्सिमम रहती है। इसके बाद ये कूलिंग प्रोसेस होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, एज अ रिजल्ट ये हैवियर हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, ये डाउनवर्ड जर्नी करते हैं। यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी चल रही है, इस रेंज में कोई फ्लाइट मूव नहीं कराया जाता, अदरवाइज क्रैश होने के चांसेस हैं। ओवरऑल इसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस मानते हैं। क्लियर? इसी तरह एक जेट स्ट्रीम होता है, जेट स्ट्रीम यानी अपर एयर सर्कुलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग अपर एयर सर्कुलेशन होता है जो 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। जस्ट एक इमेजिन 200-300 किलोमीटर के जो विंड अपर विंड जो फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है इस एरियाज में, वो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज अगर फ्रंट पे आ रही है या उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस डेवलप कर देगा, इजिली मूव नहीं करने देगा, तो फ्लाइट वगैरह इस क्रैश होने के चांसेस होते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर फर्दर एक होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, यानी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये वर्टिकल पूरी तरीके से होता है क्लाउड। इस क्लाउड में बेसिकली क्या होता है, हैवी रेनफॉल एग्जिस्ट करता है, यानी इतना तेज होता है रेनफॉल कि जस्ट एक इमेजिन विद इन हाफ एन आवर पूरे एरिया वाटर लॉगिंग एरिया हो जाता है, अर्थ सरफेस किसी पार्टिकुलर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से रेनफॉल होता है। तो ये हैवी रेनफॉल के मिडिल में कोई चीज प्लेन या फ्लाइट मूव करेगी तो क्रैश करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। लाइटनिंग, थंडरिंग एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट लाइटनिंग एंड थंडरिंग इट इज इम्पॉसिबल रेनफॉल इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो रेनफॉल जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में होता है, लाइटनिंग थंडरिंग कहीं ना कहीं
फ्लाइट के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन पड़ जाएगा, क्रैश हो जाने के चांसेस है, इसलिए नो फ्लाइट मूवमेंट हो जाता है इन लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इन अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, फ्लाइट का मूवमेंट की करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। तो इस एरिया में फ्लाइट का मूवमेंट, अब जब ये जो आपका हाइट दिख रहा था, ठीक, ये 8 किलोमीटर था आपका, ये इस तरह से, ये 16 किलोमीटर था, ये 8 पोल एरिया हो गया। तो पोल और इक्वेटर एरियाज में अभी हम लोगों ने क्या देखा है, 16 किलोमीटर पे ये लोअर रेंज पे, अब ये क्या नाम है आपका, नो वेदर डिस्टर्बेंस फिनोमेना, नो वेदर डिस्टर्बेंस, क्लियर। तो इस एरिया में फ्लाइट का मूवमेंट इजिली किया जाता है, क्लियर। तो इस एरिया में बेसिकली डोमेस्टिक यानी नेशनल फ्लाइट का मूवमेंट, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इसलिए मैक्सिमम हाइट ले जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में नो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस रहती है, जिसकी वजह से हम लोग फ्लाइट का मूवमेंट करते हैं। वहीं ट्रोपोस्फेयर के लोअर पार्ट में क्या होता है, लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एग्जिस्ट करता है, जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करता है, कन्वेक्शनल करंट इसके वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट में इजिली मूव करते हैं। फर्दर हम लोग क्या देखते हैं कि डायग्राम में यहाँ तक, तो इस पार्ट में हम लोग क्या देख रहे थे अभी तक कि लाइटनिंग फिनोमेना, रेनफॉल, क्लाउड, साइक्लोन, नेशनल फ्लाइट यानी डोमेस्टिक फ्लाइट के मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके बाद एक अनदर लेयर आता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, क्लियर। स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका स्टार्ट का फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के हाइट जो स्ट्रक्चर आपका एटमॉस्फेयर में जिस तरह उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सडनली हम लोग देख रहे हैं कि माइनस यानी टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा था 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर जो नॉर्मल लाइफ ऑपरेट कर रहा है, तो हम लोग कोल्ड यानी कोल्ड एरियाज की तरफ मूव कर रहे थे, अपवर्ड जर्नी कर रहे थे। फिर सडनली ये ग्राफ पॉजिटिवली मूव कर रहा है, यानी माइनस से ये डायरेक्टली 0 और ये 20 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या चीज केमिकल लॉ से एग्जिस्ट करने लगा, जाहिर सी बात इसको भी समझने की जरूरत है कि इस एरियाज में हमारा पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ रेट के टू अपवर्ड जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करके, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करते जाते हैं, यानी ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये सडनली इधर चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लास क्वेश्चन है। लेकिन ये फिनोमेना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझना, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। क्या समझ में आया, यानी ये नॉर्मल लाइफ रेट यानी टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हाइट वाला बात बता दिया गया। लेकिन यही नॉर्मल लाइफ रेट्स यानी पॉजिटिव लाइफ रेट्स जो है बेसिकली नेगेटिव लाइफ रेट जिसको बोलते हैं, कहां पर, स्ट्रेटोस्फेयर में वो रोल प्ले करता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, जस्ट एक इमेजिन स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस एरियाज में हम लोग इसकी हाइट क्या देख, 16 किलोमीटर से अभी तक हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, यानी और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस पे, यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू यानी हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है, NLR ये भी है। वहां पे जो होता रहता है किसपे, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से वो हो रहा था नॉर्मल लैप्स रेट, समझना, नॉर्मल लैप्स रेट हो रहा था, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग हाइट, क्लियर। यहां पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर
डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। दोनों में इस चीज को बाय माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करें। इंक्रीजिंग हाइट एक दूसरे के रिवर्स है, यानी ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था एट 60 किलोमीटर इक्वेटोरियल रीजन में, वो नॉर्मल लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टू हो रहा था। क्लियर। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर जीरो हो गया, ये जो 60 यानी 50 किलोमीटर का हाइट पे, सॉरी एट 50 किलोमीटर हाइट पे ये जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 किलोमीटर हाइट पे हो रहा है। यानी ये -40 था डायग्राम में, 40 से डायरेक्टली रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, यानी -30 -20 -10 फिर 0, यानी पॉजिटिव हो रहा है। इट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। और ये जिस रेट से कर रहा है क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, जिसको हम लोग नेगेटिव लैप्स रेट्स बोलते हैं। नेगेटिव लैप्स रेट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब तक आप बुक में क्या देखा, नॉर्मल लैप्स रेट्स। तो नॉर्मल लैप्स रेट ट्रोपोस्फेयर में परफॉर्म करता है, नेगेटिव लैप्स रेट्स स्ट्रेटोस्फेयर में परफॉर्म करता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में नेगेटिव लैप्स रेट परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है वहां का। अब इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बेसिकली डायग्राम में हमने ये देखा था, जस्ट इसको समझना यहां से। ये आपका बेसिकली क्या है, यहां से यहां तक का पूरा एरिया स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ओजोन लेयर प्रेजेंस है। ये ओजोन लेयर की वजह से ही कहीं ना कहीं टेम्परेचर पूरे स्ट्रेटोस्फेयर का इंक्रीज कर रहा, और जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है, जिसको हम लोग नेगेटिव लैप्स रेट्स बोलते हैं, एनएलआर ये भी है। तो अभी ये वाला जो जोन देख रहे थे ट्रोपोस्फेयर, ये होता रहा था आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वार्म अप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकमिंग रेज यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है, उस ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है यहाँ एक हिंड्रेंस डेवलप करता है, जिस एज ए रिजल्ट क्या ना टेम्परेचर पूरा इस एरिया का वार्म अप हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ और यहाँ दोनों का हीटिंग प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ आउटगोइंग रेडिएशन से यानी जो अपवर्ड जर्नी कर रही थी कन्वेक्शन करंट फॉर्म में, उससे जो हुए यहाँ पे इनकमिंग हो रही, यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से इनकमिंग। इनकमिंग क्यों होंगे, इनकमिंग किसके हिंड्रेंस से डेवलप होकर वार्म अप कर रही, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है, ओजोन लेयर बेसिकली क्या, O3, इसको फॉर्मूला हम लोग केमिकली देखते हैं, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जब ये रेज अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो O3 को ब्रेक करते हैं, O2 ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, O2 को इंडिपेंडेंटली ब्रेक करते हैं, O1 यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाता है। ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एटम्स क्या नाम है कंबाइंड करते हैं केमिकल रिएक्शन, कंबाइनेशन के बाद O3 के फर्दर फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है इनकमिंग रेज से, तो ये पूरी तरह ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जब स्प्लिट करती है O2 को O1 यानी O और O में जब सेपरेट डिवीजन करते हैं तो एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी कहीं ना कहीं इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने तो वार्म होने लगता है। फिर फर्दर क्या O3 के फॉर्मेशन में ये हेल्प कर जाता है, जब O2 जब ब्रेक होता है तो O3 हो जाता है फर्दर जाके। तो जब ये फॉर्मेशन जब हो जाता है, एक लेयर हैवी थिक लेयर डेवलप हो जाता है। फिर एज ए रिजल्ट जितने भी रेज आ रही वो कहीं ना कहीं यहाँ हिंड्रेंस यानी ब्लॉकेज एरिया कवर करने, ये पूरे ब्लॉक डेवलप कर दे रहा है। यानी इसकी हाइट बेसिकली क्या मानी, जो इसका कंसंट्रेशन हैवी कंसंट्रेशन एरिया माना जाता है 20 to 30-35 किलोमीटर के एरिया में मैक्सिमम ओजोन लेयर, ओजोन का प्रेजेंस होने के इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ये मैक्सिमम कंसंट्रेटेड डेंसिटी जो है ये पूरे तरीके से लेयर को इजिली पास नहीं होने देता, और ये ट्रैप्ड हो जाते हैं फर्दर केमिकल रिएक्शन में, पूरे एरिया को वार्म अप कर देते हैं। एज रिजल्ट ट्रोपोस्फेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर पूरा वार्म अप रीजन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 किलोमीटर हाइट पे इक्वेटरी रीजन में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहां तक क्लियर आ गया कि ट्रोपोस्फेयर में आपका क्या देख रहे थे हम लोगों ने, कन्वेक्शनल करंट यानी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से वार्म अप हो रहा था, और स्टेटस पे इनकमिंग रेडिएशन शॉर्ट वेव्स हो रहा था। और शॉर्ट वेव क्यों हो रहा था, की वजह से क्यों हो रहा था, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का प्रेजेंस कहां पे है, 20 to 35 प्लेनेट, जिसका हम ओजोन लेयर बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्राफ था सडनली टर्न क्यों हो गया। यहाँ आपका माइनस माइनस चल रहा था फिर पॉजिटिव हो गया, तो ये ओजोन लेयर की प्रेजेंस की वजह और जो इनकमिंग से रेज आ रहे थे उसकी वजह से हो गया। तो अब समझना इस बात को कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह जो मूव की जाती है, ये ट्रोपोपॉज एरिया जो है इस पॉज एरिया के जस्ट एबव इंटरनेशनल फ्लाइट मूवमेंट किया जाता है। ऐसा क्यों, चाह जा ऐसा भी हो सकता था कि ओजोन लेयर में पूरे यानी सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में कहीं भी मूवमेंट कराया जाता था, बट ऐसा नहीं है।
स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में, यानी ये ओजोन लेयर के जस्ट अपर पार्ट में, यहाँ पे क्या नाम है, एक रोशनी वेव चलती है, रोशनी वेव चलती है, जिसके वजह से क्या नाम है कि फ्लाइट का मूवमेंट इजिली नहीं कर सकते। यानी अपर पार्ट, अब जो स्ट्रेटोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हम लोग देखते हैं, लेकिन लोअर पार्ट में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं रहता है स्ट्रेटोस्फेयर के। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट एक इमेजिन कि इस एरियाज में जो एयर अवेलेबल है वो ड्राई कंडीशन के होते हैं, क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस, रेडियो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये यानी मैक्सिमम हाइट तक ट्रेवल नहीं कर सकती, ये कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है। तो एबव जो इसके जा रहे जो एयर है वो ड्राई रहते हैं। जो ड्राई एयर रहती है तो वहां क्या होता है कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इवॉल्व नहीं होते, लाइटनिंग, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन ये नहीं हो रहा, तो नो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जोन पार्ट हो जाता है। कौन सा? यानी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट। सेकंड, यहाँ पे आइडियल कंडीशन क्या एग्जिस्ट करता है? बेसिकली इस एरियाज में ये समझना कि जो वार्मिंग प्रोसेस है इनकमिंग रेस से नहीं, डायरेक्ट हो रहा है रेस से। तो पहला जो लेयर, जो अपर पार्ट हम लोग देखेंगे, इस एरिया में हीट ज्यादा रिसीव होगा। ठीक, इस एरिया में जब हीट ज्यादा रिसीव होगा तो यानी ये फर्दर यहां तक करेंगे, लोअर है, तो यहां मैक्सिमम अपर पार्ट में इनकमिंग रेडिएशन जो रेस है वो मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व कर रही है, लोअर लेस कर रही है। तो मैक्सिमम ये कर रही है, लोअर ये कर, तो मैक्सिमम जब हीट अपर पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर कर रही है तो इसमें इट मींस कि जो एयर है वार्म अप हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे नेचर की, और नीचे का जो है वो भी वार्म है रिलेटिवली, क्या नाम है, लेस वार्म है इन कंपेरिजन टू अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर सेक्शन में वार्म अप है, अपर पार्ट में भी स्ट्रेटोस्फेयर की वार्म अप है। अपर पार्ट मैक्सिमम हीट है क्योंकि डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, फिर उस डायरेक्ट रिसीव के बाद लोअर पार्ट फर्दर रिसीव कर रहा है, तो लोअर पार्ट में भी वार्म अप है, लेकिन अपर से कम है। जब अपर में जाता है तो अपर में ज्यादा होने की वजह से, वार्म अप होने की वजह से यहाँ पे क्या ना, एयर एक्सपेंड करने, लाइटर नेचर हो जाएंगे, तो लाइटर नेचर की ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, लेस डेंस एयर हो जाएंगे। नीचे उसके कंपेरिजन में क्या है, हीट कम है, तो यहाँ के एयर जो होंगे लेस यानी मोर डेंस हो गए, तो ये डेंस एयर हो जाएंगे, वार्म यहाँ पे है, वार्म वहां पे, दोनों में डिफरेंस रिलेटिवली मैक्सिमम वार्म, लोअर वार्म। तो लेसर डेंस यानी मोर डेंस हो जाएगा, लेसर डेंस एयर हो जाएगा यहाँ पर अपर में, और लोअर में मोर डेंस हो जाएगा। तो मोर डेंस के ऊपर क्या नाम है, एक आइडियल तरीके से फ्लोटिंग फॉर्म में एयर होंगी, कौन सी, लाइटर एयर, यानी लेसर डेंसर एयर ऑफ द अपर स्ट्रेटोस्फेयर फ्लोटिंग ओवर द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। क्लियर? यानी लोअर पार्ट जो है दिख रहा है स्ट्रेटोस्फेयर के, वो मोर डेंस एयर एरिया है, और अपर लाइटर डेंस एरिया है। तो लाइटर हमेशा डेंसर के ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन पर रहेगी। तो फ्लोटिंग कंडीशन है, इट मींस की कन्वेक्शनल कंडीशन टाइप ऑपरेशन नहीं होगी, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी नहीं होगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड अब ट्रेवल नहीं, अगर डाउनवर्ड जर्नी कब होती है, जब वहां पे हैवी होता है, तो हैवी सेटल्ड होने की ट्राई करता है, हैवी नेचर का कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो लाइट करते, इसलिए कोई भी अपवर्ड डाउनवर्ड जर्नी इस एरिया में नहीं होता। किस एरिया में? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो पूरे स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर रेंज में क्या नाम है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे यानी मोर डेंस एयर रहता है, यहाँ पे लाइट डेंस एयर रहता है, तो इसके ऊपर इसकी इसी रीजन की वजह से ये अपवर्ड ट्रेवलिंग नहीं हो पाता, यानी अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं होता। तो ये दो पॉइंट हो गया कि नो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू द ड्राई एयर प्रेजेंस। सेकंड क्या मैंने बताया, ड्यू टू द लाइटर एंड डेंसर एयर ऑफ द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे पूरी तरह पीसफुल सिचुएशन है जिसका, जिसके लिए जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट का हम लोग मूवमेंट करते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, जबकि अपर पार्ट में नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे रोजवी वेव फ्लो करते हैं, बहुत रेयर इन्वायरमेंट पाया जाता है, हैवी स्पीड के नेचर की करंट टर्बेटरी टाइप होती है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, ओजोन लेयर जो चीज है, ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस समझते हैं। ओजोन लेयर जब इन्फिल्ट्रेशन वर्क परफॉर्म करता है, यानी हार्मफुल रेडिएशन जो आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेसिकली थ्री कैटेगरीज है, ए बी सी। A is less harmful, B is even more than the A, C is even the most dangerous of ultraviolet rays। तो A B C तीन कैटेगरी, तो A एंड B इजीली क्या नाम है, ओजोन लेयर के प्रेजेंस की वजह से फिल्टर्ड हो जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो अर्थ सरफेस पे रिसीव नहीं होती, लेकिन C अर्थ सरफेस से रिसीव हो रही है। तो ये फिनोमेना 1980s में किया गया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया है कि हेल्थ रिलेटेड यानी स्किन रिलेटेड डिजीज होने लगी, इवॉल्व होने लगी, स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम एग्जिस्ट होने लगी। इसकी वजह से 1985 में वियना कन्वेंशन बुलाया गया कि रिसर्चर ने फाइंड किया था इस बात को कि यहाँ पे
ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है पूरे ग्लोब में। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, ये हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्लास में देखेंगे। ओजोन लेयर जो है बस वो डिप्लीट यानी थिन होती जा रही है। पहले नेचुरली थिक एरियाज में था, इसमें कहीं ना कहीं थिन होते जा रहा है। थिन होने का रीजन बताया गया जब रिसर्च ने फाइंड किया कि सीएफसी, एचएफसी, एलआरट हम लोग कूलेंट के फॉर्म में एसी, रेफ्रिजरेटर एंड अदर इक्विपमेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो रिलीज होने के बाद ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, होल जनरेट कर रही है। जिसके लिए एज ए रिजल्ट जब ये डिप्लीट हो रही थी, थिन हो जा रही थी, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रहा है, यूवी रेज सी जो है वो इजीली पास आउट हो जा रहा था हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, दैट इज इन ट्रोपोस्फेयर, अर्थ सरफेस पे आ रहा है, जिसकी वजह से स्किन डैमेज होने लगे, कैंसर होने लगे। तो ये फिनोमेना 1985 में इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद रियलाइज किया गया, एक कन्वेंशन बनाया गया, वियना कन्वेंशन 1985। इस वियना कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि सीएफसी, एचएफसी जो पोल्यूटिंग गैस है, आप जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, इसको फेज आउट किया जाए। आफ्टर दैट इन 1989 में फिर फर्दर एक कन्वेंशन यानी हेड किया जाता है मीटिंग, जिसको हम लोग मॉनेटरी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। वो मॉनेटरी प्रोटोकॉल इसी सब गैसेस को एक बाइंडिंग नेचर यानी फोर्स किया गया कि अब इसको कंप्लीटली फॉलो करो और फेज आउट करो मार्केट से। कोई सी डिफरेंट गैस का इसका हम लोग अल्टरनेट ऑप्शन अडॉप्ट करके कूलेंट के फॉर्म में यूज करेंगे, एसीडीसी। तो ये चीजें देखने के बाद ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा था। ठीक है, ओजोन लेयर हमारे लिए अगर ये डिप्लेशन हो रहा है तो ये डेंजरस है, क्योंकि हार्मफुल रेस को फिल्टर्ड नहीं कर रहा है। नेचुरल फॉर्म ये पहले फिल्टर कर देता है। इस तरीके से ओजोन लेयर हम लोगों ने क्या देखा कि ये हम लोगों के लिए हेल्दी है। कैसे कि हार्मफुल रेस को फिल्टर करके या प्रोटेक्ट करते अर्थ सरफेस के लोअर पार्ट को, फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते। इसी वजह से एक चीज हम लोग आज प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि समर के सीजन में हम लोग मेट्रोपॉलिटन या रूरल एरियाज में देखते हैं कि हमारी माताएं या बहनें अम्ब्रेला या ग्लव्स का यूज करती हैं जब वो स्कूटी से या अपने वॉक करते हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं या किसी भी अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हम लोग ग्लव्स और अम्ब्रेला का यूज देखते हैं। ये बेसिकली इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है कि मैक्सिमम अर्थ सर्फेस से रिसीव हो रहा है, सी रेज, ड्यू टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये चीज अभी तक आपको समझ में आ गया, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के इंपॉर्टेंट हो, ओजोन लेयर के प्रेजेंस से हार्मफुल रेज पहले नेचुरली हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा था ये अर्थ सरफेस की, बाद में इसमें डिप्लेशन होने लगा, तो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आज अम्ब्रेला का यूज कर रहे हैं या ग्लव्स का यूज कर रहे हैं। ओजोन लेयर का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देख लिया यहाँ पे, ये किसी न किसी तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर के हीटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो निगेटिव लैब थ्रेड से ये ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट इसके बिलो ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लेयर का इंपॉर्टेंट देखा गया। फर्स्ट एंड सेकंड लेयर्स में इंपॉर्टेंट में डिफरेंटली क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं कि फ्लाइट का स्पेसिफिक मूवमेंट क्यों किया जा रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट से एबव द यानी ट्रोपोस्फेयर के जो अपर पार्ट है, यानी सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर रीजन में इंटरनेशनल फ्लाइट मूवमेंट है, और ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में नेशनल फ्लाइट्स है। ये दो इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर के प्रेजेंस से हार्मफुल जो रेज आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट हो रहा है, ये डिप्लीट कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसके प्रेजेंस की वजह से क्या है, पूरे एरिया वार्म हो रहा है, ये अभी तक समझ में आएगा। अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मेसोस्फेयर में ये चीज क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव फिर फर्दर भागने लगा, ये ग्राफ फिर फर्दर पॉजिटिव है, तो ये बिहेवियरल चेंज आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अभी तक हम लोग टेम्परेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को दोनों समझ लिया गया था ट्रोपोस्टेटोस्फेयर, फर्दर हम लोग आगे देखेंगे। तो एक मेट्रॉइड बर्निंग शूटिंग स्टार कॉन्सेप्ट है, अरोरा बोरेलिस है, टेलीकम्युनिकेशन रेडियो, ये सब चीजें हम लोग समय के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।